गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एटम्स का जो लेसन है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि नीट का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और ध्यान से देखा तो एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा एटम्स का। और बहुत ही शॉर्टकट तरीक़ों से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एटम्स के रिलेटेड, बोहर्स थ्योरी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो स्पेक्ट्रल लाइंस का हो, चाहे वो रेडियस के रिलेटेड, एनर्जी के रिलेटेड, आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड, एक्साइटेशन एनर्जी के रिलेटेड, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इस वीडियो, जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब तक आप इस टॉपिक के ऊपर मास्टरी कर चुके होंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको आते हैं। तो सबसे पहले हम बोहर्स थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पता है कि बोहर्स का सबसे नंबर वन कॉन्सेप्ट क्या है बोहर का। उसने कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप पूछता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे उन इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स की शेप क्या है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है कि उसने कहा था कि ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ये नंबर वन ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कि बोहर्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते हैं। नंबर टू पॉइंट उसने क्या कहा था बोहर्स ने, उसने कहा था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स जो है आर स्टेशनरी एंड नॉन रेडिएटिंग। इसका मतलब समझिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर जब घूमेगा तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसकी एनर्जी जो होगी इस ऑर्बिट्स के ऊपर वो हमेशा फिक्स रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग एंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो रदरफोर्ड का लिमिटेशन था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर घूमेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और बोहर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर घूमता है तो वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करता। इसका मतलब हुआ कि हर ऑर्बिट की एक एनर्जी फिक्स एनर्जी होगी। ये है बहुत सेकंड। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपको आता है यहां पर कि क्या सारे ऑर्बिट पॉसिबल हैं, क्या जो जो मर्जी हम ऑर्बिट ले सकते हैं पॉसिबल है, जो कोई खास उनमें क्वांटम कंडीशन है। तो बोहर्स की क्वांटम कंडीशन देखिए क्या है। बोहर्स क्वांटम कंडीशन, बोहर्स की क्वांटम कंडीशन क्या है। उसने कहा था कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के बराबर हो। मतलब उसने कहा था कि जैसे एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा के बराबर भी होता है और mvr के बराबर भी होता है। और उसने कहा था कि सिर्फ ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल n मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होना चाहिए। सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है, हर एक ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है। मान लो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटम इज पॉसिबल, तो आपको ऑप्शन दे देगा जैसे h/2π, 1.5 h/2π या 3h/2π। तो आपको बच्चों देखना है कि n की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है 1 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉसिबल हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई किया n में, लेकिन ये नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे आते हैं एग्जाम में कि कौन सा ऑर्बिट पॉसिबल है जिसका एंगुलर मोमेंटम आपको याद रखना है कि इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे 1/पॉइंट हो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि n जो है 1, 2, 3 होना चाहिए।
इसका वो जो सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हो सकता है आपको ये पूछे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पर और एक दूसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2। आपको पूछता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मान लो जंप करता है n1 से लेकर n2 पर, तो बताइए व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो आपको बच्चों याद रखना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका, वो आपको लिखना है कि हायर फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल यहाँ पर 1 है तो फाइनल 2 है, तो 2 का एंगुलर मोमेंटम निकालिए। 2 का कैसे निकालोगे, वो आएगा 2h/2 पाई, और 1 का कैसे निकालोगे, यानी जगह 1 पुट कर दो h/2 पाई, तो ये कितना आएगा 2h में से एक h गया तो h/2 पाई। तो एक ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो बाकी हम आपको बताते चलते हैं आगे कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। पहले हम छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा बनता है उसके रिलेटेड हम बात करते चलेंगे। तो बच्चों इसके आगे हम देखते हैं, इसके बाद आप देखिए कि मान लो ये जो हाइड्रोजन ये जो बोर्स थ्योरी है, ये जो आपकी बोर्स थ्योरी है, इसके वो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। बोर्स थ्योरी याद रखो, ये वैलिड कहां पर है, ये वैलिड है एक तो हाइड्रोजन एटम पर, एक हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर। हाइड्रोजन लाइक का मतलब कि वो आइंस जिनका चार्ज जो है वो 1 हो, जैसे मान लो सॉरी जिनके ऊपर outermost इलेक्ट्रॉन 1 बचे, जैसे मान लो आपको पता है हीलियम है, हीलियम के इलेक्ट्रॉन है 2, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो ये बन जाता है He1 पॉजिटिव। तो मतलब इसके ऊपर भी आपकी बोर्स थ्योरी वैलिड है। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक, लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 3, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाता है लिथियम 2 पॉजिटिव आयन। तो यार कोई इसके ऊपर और इसके ऊपर और इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर बोर्स थ्योरी वैलिड है। बोर्स थ्योरी इस पर वैलिड है। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक का मतलब हुआ कि ऐसे एटम्स जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। जैसे हीलियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो He1 पॉजिटिव आयंस बन जाएगा, तो उसके ऊपर भी बोर्स थ्योरी वैलिड है। लिथियम के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक बच जाएगा, तो इसके ऊपर भी लिथियम 2 पॉजिटिव पर भी वैलिड है, हीलियम के ऊपर वैलिड है और हाइड्रोजन पर वैलिड है। अब बच्चों हम जहां पे जनरल कंसेप्ट पढ़ते चलते हैं कि रेडियस, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। इसका क्वेश्चन आपको हर बार आता है एग्जाम में कि रेडियस का फार्मूला क्या है। जैसे कोई भी ये हो ये हो ये हो, कोई भी हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट हो, इनका रेडियस nth ऑर्बिट्स का क्या रेडियस होता है। तो आपको याद रखना फार्मूला nth ऑर्बिट का 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। n आपको पता है, जैसे अगर आपको बोले फर्स्ट ऑर्बिट z हो गया एटॉमिक नंबर। देखिए बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है, अगर आपको हाइड्रोजन एटम पूछेगा तो z सीधा 1 पुट कर देना, अगर आपको हीलियम पूछे या लिथियम पूछे तो इसमें z यहाँ पर इसका z जो है 2 आएगा और इसका z जो है वो 3 आएगा। z होता है एटॉमिक नंबर। तो ये आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन लाइक का वो रेडियस पूछता है या हाइड्रोजन एटम का पूछता है। मान लीजिए मैं पूछता हूं कि ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का पूछता है कि रेडियस कितना होगा, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपने क्या पुट करना है, R1 इज इक्वल टू 0.53 इंटू n की जगह 1 आ गया, z की जगह 1 आ गया, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इसको ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, अब इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। तो अब आपको पूछे, अगर कोई पूछता है कि हाइड्रोजन लाइक का, या अभी इसी की बात कर लेते हैं, आपको पूछता है सेकंड ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा हाइड्रोजन का, तो आपने n की जगह 2 पुट कर देना है। अगर आपको थर्ड का पूछेगा तो n की जगह 3 पुट कर देना है।
तो हम इस फार्मूले को जर्नल में ऐसे ले सकते हैं, आर एन एथ ऑर्बिट इज इक्वल टू, ये तो आ गया ना आपका हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो इसको मैं R1 भी पुट कर सकता हूँ इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एन स्ट्रॉन्ग। अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। ये देखो हीलियम 1 पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट का क्या रेडियस होगा, तो आपने यहां पर ये फॉर्मूला लगाना है, R2 निकालना है हमने, तो R1 की वैल्यू तो ये आएगी 0.53 इंटू n हो गया, कौन सा ऑर्बिट है सेकंड, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्केल हो जाएगा 4। Z अब यहां पर देखो बच्चों, Z किसका पूछ रहा है, हीलियम का, तो Z यहां पर आ जाएगा आपका 2, तो ये कट जाएगा, तो 0.53 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 और जाएगा 10, तो 1.06 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि इस तरह आपको वो पूछता है कि आपको किसी भी ऑर्बिट्स का रेडियस निकालना आता है, हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक वाला हो, तो आपने इस तरह का लॉजिक लगाना है। तो कई बार आपको बच्चों ऐसे पूछता है, देखो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये देखिए अभी हमने देखा कि रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, R1 ऐसे रिलेशन बना सकते हैं, R1 by R2 इज इक्वल टू Z1 by Z2, सॉरी Z1 नीचे आ जाएगा, Z2 ऊपर आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लो आपको पूछता है कि एक हीलियम 1 पॉजिटिव है और एक हाइड्रोजन का है, तो पूछता है कि दोनों का सेकंड ऑर्बिट का बताओ जी रेडियस का क्या रिलेशन होगा। तो आप इस तरह पूछ सकते, यहाँ पर अगर n आपका सेम हो गया, मान लो इसका भी n2 है, इसका भी n2 है, तो n मैंने यहाँ से कॉमन कर दिया, तो अब सीधा एटॉमिक नंबर की मदद से हम रेडियस की रेशियो निकाल सकते हैं, सीधा Z2 हो गया सेकंड का, Z1 हो गया एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाले का, तो आप कंपेयर कर सकते हो। एक और चीज यहाँ से हमें देखनी है, कई बार हमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि अभी आपने देखा कि जो रेडियस होता है, रेडियस इज डायरेक्टली टू n स्क्वायर है, इसका मतलब रेशियो पूछा जाए R1 R2 R3 इनकी क्या रेशियो होगी, तो आपने लिखना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये आपको आ जाएगा 1:4:9। इस तरह हम और भी क्वेश्चन करते चलेंगे, थोड़ा आपको सिर्फ अभी बता रहे हैं कि इस फार्मूले को आपको यूज कैसे करना है, ये थोड़ा सा आपको सीखना है। होप आपको समझ आ चुका होगा कि रेडियस निकालने के लिए हाइड्रोजन एटम का अगर पूछे तो कैसे निकालना है, हाइड्रोजन लाइक पूछे तो आपको कैसे निकालना है। अब बच्चों हम आगे हम देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मतलब किसी भी ऑर्बिट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, चाहे वो हाइड्रोजन लाइक हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, तो किसी भी ऑर्बिट की आपको पूछ सकता है वेलोसिटी का फार्मूला। तो आपको वेलोसिटी का फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है Vnth इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n। तो ये बच्चों आप यहाँ से याद रख सकते हो कि अगर आपको पूछता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए फर्स्ट ऑर्बिट पर कितनी है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट पर कितनी है, तो आपने वही फार्मूला निकालना है
वी इन एथ इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶। जेड हाइड्रोजन का पूछ रहा तो 1 आएगा, एन भी 1 आ जाएगा। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इस तरह अगर आपको पूछता है कि सेकंड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, तो एन की जेड की जगह 1, एन की जगह 2 पुट कीजिए। इस तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस फार्मूले को हम बच्चों ऐसे भी दे सकते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू ऐसे भी होती है C/135 Z/L। कई बार आपको ये नहीं पूछता, इसके साथ पूछता है इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको पूछता है कि फर्स्ट ऑर्बिट पर कितनी होगी वेलोसिटी, तो आप ये भी ले सकते हो C/137। सेकंड ऑर्बिट पर कितना आएगा, C/137 इंटू 2। इसी तरह अगर आपको हाइड्रोजन लाइक का पूछता है, मान लीजिए आपको हाइड्रोजन लाइक का न्यूमेरिकल करते हैं इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ, मान लो फाइंड velocity of electron in fourth orbit of helium-1 positive। तो वही आपका यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो यही फॉर्मूला आएगा 2.2 10⁻⁶ इंटू, अब हीलियम पूछा तो अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर आ जाएगा 2 और एन मतलब कि कौन से ऑर्बिट पे, फोर्थ पर। तो आप इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे, इसको तो आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। इस तरह बच्चों आपको वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, और इसके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता रहता है कि हाइड्रोजन लाइक या हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट पर वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों आगे सेकंड जो है, अभी तक आपने देखा कि जो रेडियस है, रेडियस का फार्मूला क्या आपने देखा, 0.53 n²/z, और वेलोसिटी का फार्मूला आपने देखा C/137 Z/n। अब यहां पे देखेंगे कि सपोज कीजिए कि आपके पास जब ये इलेक्ट्रॉन आपका घूमता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो टाइम कितना लगाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की क्या रिलेशन है। तो आपको पता कि टाइम पीरियड जो होता है वो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और जब ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्टेंस आएगा 2πr, और वेलोसिटी इसकी लिख लो v। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये 2π इंटू, ये जो आपको रिलेशन बनानी है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कौन सा है और एटॉमिक नंबर के टर्म में। तो बच्चों यहां पर देखो मेन चीज की, यहां पर टाइम पीरियड जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस अपॉन वेलोसिटी है, तो यहां से हम जोड़ सकते हैं रेडियस जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, n²/z। तो आप लिख सकते हो n²/z, और वेलोसिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, z/n। तो आप लिखो z/n, n ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा n³/z²। तो ये आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, t² n³/z²। ये आपको टाइम पीरियड का रिलेशन बना। कल आपको पूछता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाओ इन टर्म ऑफ किसी भी ऑर्बिट पर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या फार्मूला बनेगा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 टाइम पीरियड होता है, तो ये आपको बन जाएगा z²/n। अगर आपको पूछता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये वही आएगा जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपकी यही आएगी z²/n³। इस तरह आपको बच्चों रखना है कि किसी ऑर्बिट के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, n की जगह आपको मैंने बताया 1 2 3 पुट करना है, z है, अगर हाइड्रोजन हो तो 1 पुट करना, हाइड्रोजन लाइक हो तो आपको यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर देना है। अब जो कई बार वो हमें फार्मूला ऐसे भी जोड़ने के बाद अभी हमने सीखा कि t जो होता है टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका n³ है। n के साथ अगर हम मान लो z सेम रखते हैं,
अगर मैं इसकी स्केलिंग करता हूँ बोथ साइड्स, स्केलिंग बोथ साइड्स, तो फार्मूला बन जाएगा टी स्केयर इज डायरेक्ट टू एन की पावर 6, मतलब टी स्केयर इज डायरेक्ट टू एन की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्केयर की पावर 3 लिख सकता हूँ। और एन स्केयर देखो, जो रेडियस होता है इट इज डायरेक्ट टू एन स्केयर है, इसका मतलब कि मैं एन स्केयर की जगह आर पुट कर सकता हूँ, तो आर का क्यूब। तो ये भी एक फार्मूला बन गया आपका, टी स्केयर इज डायरेक्ट टू आर का क्यूब। ये देखिए आपका कैलकुलस लॉ में भी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर टाइम पीरियड और रेडियस में क्या रिलेशन है, और वही था नंबर के बीच में, आर्बिट नंबर के बीच में क्या रिलेशन है, ये एटॉमिक नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, ये लेसन ऐसे कहने में बहुत इजी होता है, लेकिन आपको इसको करना है, इसी हर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, तब जाकर के ये एक दो नंबर आपको बनते हैं वहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपको याद रखना है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है ना, टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है वो होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इस फार्मूले की मदद से किसी भी ऑर्बिट का आप क्या कर सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट की। जैसे मान लो आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाओ, तो आपको याद रखना हाइड्रोजन का n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो एनर्जी, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट करो, हाइड्रोजन का z तो 1 ही आएगा, तो इसकी पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, ये देखो ना, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी आपकी कितनी आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की एनर्जी कितनी आएगी, E3 की एनर्जी आएगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे जो फोर्थ ऑर्बिट होगा इसकी एनर्जी आएगी आपकी -0.85। फिर इसी तरह आगे आगे चलते चलोगे तो जब हम n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, मान लो 1 n की जगह 3 पुट किया, n की जगह 4 पुट किया, तो आप देख रहे हो कि एनर्जी आपकी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी आपकी बढ़ रही है, ये आप ध्यान रखो, एनर्जी आपकी बढ़ रही है। अगर मैं बढ़ते 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 n की जगह इन्फिनिटी पुट करूं तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो इसका मतलब कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी की जो एनर्जी आएगी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी की जो एनर्जी आएगी वो n होगी एनर्जी इज इक्वल टू 0, सबसे ज्यादा है। बच्चों इसमें एक चीज आपको नोट रखनी है कि सबसे पहले तो आपको किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालना आना चाहिए। दूसरा भी यहां से ध्यान रखो, एक चीज जहां आपने देखा स्ट्रक्चर में, ये नहीं कि आप ऐसे ही लाइनें खींचो, यहां से ध्यान रखना है कि देखो इनमें गैप ज्यादा है, मतलब इनमें गैप ज्यादा है, इसमें उससे कम आया गैप, इससे और थोड़ा घट गया गैप, इससे और थोड़ा घट गया गैप। तो आपने याद रखना कि जैसे इसका गैप अगर डेल्टा E1 लेता हूं, इसका डेल्टा E2, डेल्टा E3, डेल्टा E4, तो आप क्या देख रहे हो, देखो जितना गैप ज्यादा होगा, जैसे जितना गैप ज्यादा होगा समझ लेना उतनी एनर्जी ज्यादा है। कहने का मतलब कि डेल्टा E1 जो होगी वो बड़ा होगा डेल्टा E2 से, डेल्टा E3 से और डेल्टा E4। ये आप सबसे पहले पॉइंट याद रखिए कि जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा एनर्जी आपको याद रखनी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और एक आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू और hc/λ। कहने का मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा गैप होगा
उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी कम वेवलेंथ होगी। कल आपको पूछेगी इधर से अगर फोटोन गिरता है तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, तो आपको वेवलेंथ के चक्करों में नहीं पड़ना, आपने एनर्जी गैप देखना है। जिसका एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उस फोटोन की वेवलेंथ जो है वो कम होगी, और जिसका एनर्जी गैप जो है वो कम होगा उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल। तो आपने तो अभी हमने देखा कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना, जितना गैप ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। अब देखिए इस एग्जांपल से समझिए, हाइड्रोजन वाले में देखिए इन दोनों में गैप ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी गैप देखिए 10.2 है। इनमें गैप कम है तो इसकी एनर्जी देखिए घट गई। देखो इस लेवल और इस लेवल में एनर्जी गैप ज़्यादा है तो देखिए एनर्जी आपकी बढ़ेगी दोबारा। तो ये आपने देख लिया कि जितना ज़्यादा गैप रखोगे दो लेवल्स के बीच में उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी जो फोटोन इन लेवल से निकलेगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट पर तो उसकी जो वेवलेंथ होगी इसके कंपैरिजन में क्या होगी, देखो इसकी वेवलेंथ कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। अगर इसकी और इसके कंपैरिजन में देखो तो इसकी वेवलेंथ कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका एनर्जी गैप बढ़ चुका है। तो ये आप बड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे कंसेप्ट आने वाला है। इससे पहले हम दो बातें और सीख लेते हैं कि ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी होती है कि आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल तक पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड लेवल। इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल, n इज इक्वल टू 1 को बोलते हैं ग्राउंड लेवल। ये होती है n इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि एक्साइटेशन एनर्जी में आपकी एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला है 13.6 जो भी आपने पढ़ा था। आपने हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से उठाना है, तो n1 जो होगा यहाँ पर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर जो फार्मूला हमने बनाया था, n1 जो है वो हमेशा यहाँ पर 1 रहेगा, और n2 यहाँ से शुरू होगा, ये 2 तक पहुंचाना है, 3 तक पहुंचाना है, 4 तक पहुंचाना है, कहाँ पर पहुंचाना है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से फर्स्ट तक पहुंचाना है तो वो होगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से सेकंड एनर्जी लेवल तक पहुंचाना है तो आपको होगी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10.2, इसका मतलब होगा कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए आपको 10.2 एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी। यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी। इसमें लॉजिक याद रखना है कि एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी हायर स्टेट, और वो याद रखना कि n1 हमेशा 1 रहेगा। इसमें ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। रेफरेंस लाइन आपको 1 रखनी है। अब मान लो एक चीज और याद रखो, एक आपको पूछता है कि डज, क्या यहां पर ये एनर्जी लेवल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉसिबल है। क्या इतनी एक्साइटेशन एनर्जी पॉसिबल है। देखो आप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहीं लाई कर रहा है क्या, देखो इसके बीच में भी आना चाहिए। अगर मान लो आप इसको 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हो, सपोज करो, तो क्या किसी गैप में, देखो ये वाला गैप हो गया 12 का, तो ये आ गया 10 के बाद सीधा आ गया 12, तो बीच में तो 11 है ही नहीं, इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये वाली एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो आपने याद रखना है कि इन लेवल्स की एनर्जी एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन इन लेवल्स के ऊपर आता है तभी पॉसिबिलिटी है, एनर्जी लेवल इन्हीं में से कोई होना चाहिए।
लेकिन अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे चली जाती है, जैसे इन्फिनिटी से बाहर चला जाता है, मान लो आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, न्यूक्लियस के बाहर चला गया, न्यूक्लियस के बाहर आपकी एनर्जी प्लस से शुरू हो जाएगी, जैसे ई एनर्जी आपकी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, मतलब इसके बाहर एनर्जी लेवल सारे कॉन्टिन्यूस, ये न्यूक्लियस के बाहर कॉन्टिन्यूस एनर्जी एग्जिस्ट होती है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस के अंदर वाले सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं आपके, ये आपको नोट करना है। देखो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि मान लो कि आपको यहां पर अगर मैं बोलता हूं, देखो इसको और तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपको पूछता है कि इस हाइड्रोजन एटम पर मैं अगर एक फोटॉन फेंकता हूं जिसकी एनर्जी मान लीजिए आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ये हाइड्रोजन इसको एब्जॉर्ब करेगा? तो आप सबसे पहले तो चेक करिए कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी को पकड़ेगा तो इसकी एनर्जी बनेगी कितनी। देखो जब इसको 3 चला जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन जाएगी -13.6 प्लस इसमें 3 ऐड कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा तो बनेगा 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कहीं पर क्या? ये देखो इसके बाद तो है ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि लेवल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला। अब मान लो आपको यहाँ पर बोला जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन में एक दूसरा फोटॉन आता है, उसकी एनर्जी हम देते हैं, जैसे मान लो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसमें से आएगी 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये प्लस में आंसर आ गया, और प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस के बाद ये वाली रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, वो कोई भी एनर्जी होती है वो एग्जिस्ट कर जाता है। इसका मतलब है कि ये वाला एटम जो है इस फोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन को ऑब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा न्यूक्लियस के बाद। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए तब आप समझ लेना कि कोई भी लेवल एग्जिस्ट करता है, कॉन्टिन्यूस वहां पर कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता, फिर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन्हीं लेवलों में एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज वो फोटॉन एब्जॉर्ब नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये पूरी फिजिक्स में, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज, हम एक एक्साइटेशन एनर्जी हमने पढ़ी, दूसरा आप पढ़ लीजिए यहाँ पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो यार वो आयोनाइजेशन एनर्जी में कंसेप्ट क्या लगता है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस उस लेवल की एनर्जी जहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। मान लो आपको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, तो इन्फिनिटी की एनर्जी 0 माइनस, आप फर्स्ट एक्साइटेशन में आपको ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को खींचना है बाहर, तो ग्राउंड की एनर्जी यहाँ पुट कर दो -13.6, जो हो जाएगा +13.6। अगर मैं पूछता हूँ सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो उसमें भी 0 माइनस, अब आपको इलेक्ट्रॉन सेकंड के केस में यहां से निकालना है, तो उसकी एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आ जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखो एक्साइटेशन एनर्जी में हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ही उठाना है, आयोनाइजेशन एनर्जी में किसी भी लेवल से उठा सकते हो, लेकिन फाइनल आपको एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी पर लेनी है। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके मुताबिक आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं कि ये क्वेश्चन है एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये आपको उसने बोला कि ये एक हाइड्रोजन लाइक की एनर्जी डायग्राम दी हुई है। कोई भी एटम है हाइड्रोजन लाइक का, तो उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम दी हुई है। इसकी फर्स्ट की एनर्जी इतनी है 54,
थर्ड की 13.6 ऐसी एनर्जी दी है। तो आपको पूछ क्या रहा है, आपको सबसे पहला पूछ रहा है कि बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जिसकी ये एनर्जी लेवल है। तो बच्चों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें सीधा पता कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी है, तो आप सीधा क्या कीजिए कि आपको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें एनर्जी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ पर ये एनर्जी लेवल को पुट कीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 54.4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा ग्राउंड का एनर्जी लेवल 1, तो इधर z, तो जहाँ से z स्क्वायर आपका आ जाएगा 54.4 अपॉन 13.6 इज इक्वल टू 4 और z आपका निकल जाएगा 2। तो आपका पहला आंसर आ गया कि ये जो एनर्जी लेवल है ये हीलियम के हैं। तो मतलब ये आपको He1 पॉजिटिव के हैं ये एनर्जी लेवल। ये आपने पहला आपने लॉजिक समझ ली। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इसकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो आपको मैंने क्या बताया एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, ग्राउंड से लेकर यहां तक होगी फर्स्ट, ग्राउंड से लेकर यहां तक सेकंड। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर आपको पूछ रहा है तो आपको कैसे निकालनी है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -13.6 प्लस 54.4 इसको माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ यार को अगर आपको पोटेंशियल पूछता है, अगर आपको पूछता है एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालिए, तो वो भी वही होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर V लिखना है, उसको पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर देना है चार्ज से, तो आपका E कट जाएगा तो बन जाएगा पोटेंशियल। अब देखो थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्ड में पूछ रहा है कि क्या ये वाला जो एटम है, ये वाला जो एटम है, कैन इट एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ एनर्जी 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या अगर मैं इस एटम के ऊपर एक फोटोन फेंकूं जिसकी एनर्जी है 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन ये वाला एटम एब्जॉर्ब करेगा। तो वही आपको लॉजिक मैंने बताया कि अगर मान लो इधर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं इसको ये वाला फोटोन देता हूँ तो इसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी, इसकी एनर्जी आपकी बन जाएगी 54.4 में से ये 42 बाहर निकालो तो इसकी एनर्जी बन जाती है -12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाला जब इसके अंदर ऐड होगा तो इसकी एनर्जी कितनी बन जाएगी -12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताओ क्या -12.4 का एनर्जी लेवल यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 13 से स्टार्ट है, इसका मतलब ये कहीं बीच में होगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इट मींस कि ये वाला फोटोन या ये वाला एटम जो होगा इस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि क्या ये वाला एटम अगर इसके ऊपर में तो एक फोटोन फेंको जिसकी एनर्जी 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो अगर मैं 56 की यहाँ पर फेंकता हूँ, जब मैं 56 फेंकूंगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 56 में से ये 54.4 माइनस करो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.1, ये प्लस में आ जाएगा तो इसकी एनर्जी बन जाएगी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये प्लस में एनर्जी आ गई, प्लस का एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस के एटम से बाहर चला जाएगा, और जब बाहर आता है एटम, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब कोई भी एनर्जी पॉसिबल है। इसका मतलब है कि ये वाला एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन सा 56 वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन 42 वाले को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये बच्चों आपने लॉजिक समझते रहना, छोटे छोटे लॉजिक होते हैं लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जैसे सपोज करो कि आपको एक नया कंसेप्ट एक और बताते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पेक्ट्रल लाइंस का, और लॉजिक वही लगेगा। अब देखो स्पेक्ट्रल लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है,
जैसे आप देखो ये आपका आ गया ग्राउंड स्टेट, ये आ गया n इज इक्वल टू 2, ये हो गया n इज इक्वल टू 3, ये हो गया n इज इक्वल टू 4, ये हो गया n इज इक्वल टू 5। ऐसे करते करते आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर चलेगा। अभी आपको मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लो स्टेट पर जंप करता है तो वो एनर्जी को अमिट करेगा, जब लो से हायर पर जंप करता है तब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की। एक था लाइमन, उसने स्टडी की कि जब इलेक्ट्रॉन, उसका नाम हो गया लाइमन, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से n1 पर जंप करेंगे तो वो होगी लाइमन सीरीज, मतलब वो जो लाइट निकलेगी उसको लाइमन बोला। लाइमन ने स्टडी किया इसलिए उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। ये देखिए आप, ये होगी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, तब जो फोटॉन निकलेगा, यहाँ पर जो फोटॉन निकलेगा उसकी जो वेव लेंथ होगी वो हमें निकालनी है। और उसका फार्मूला आपको पता ही है कि आपको पता है कि 1/λ इज इक्वल टू होता है फार्मूला R(Z²) 1/n1² माइनस 1/2 n2²। ये फार्मूला याद रखिए वेवलेंथ निकालने का। और इसमें आपने देखना है कि लाइमन, ये लाइमन की बात चल रही है, लाइमन ही पहले कर लेते हैं। लाइमन सीरीज में n1 जो होगा वो हमेशा 1 रखना है और n2 जो होंगे वो आपके 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक होंगे। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो अब लाइमन में ही देखो, लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है, जो सेकंड है, जो थर्ड है, जो फोर्थ है, जो लास्ट वाला लाइन है। लास्ट वाली लाइन को बोलते हैं सीरियस लिमिट। कई बार इस तरह में क्वेश्चन आता है सीरियस लिमिट, ऐसे याद रखिए। फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन में गैप जो है वो कम है, सेकंड लाइन में और द्वारा बढ़ गया गैप, देखो थर्ड लाइन में और ज्यादा गैप हो गया, और जो लास्ट वाला लाइन है उसमें तो देखो गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और पहली की एनर्जी कम होगी, लास्ट वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। इसका मतलब ये जो लाइमन सीरीज की लास्ट होगी ना, ये वाली लाइन स्पेक्ट्रल लाइन, इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी और पहली लाइन की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी। तो अब आप यहां से भी चेक कर सकते हो। मान लो आपको बोलता कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकालते हैं, फर्स्ट लाइन की देखो मैक्सिमम आएगी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर ये Z को 1 ही रखते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन का है, तो R n1 आएगा 1 का स्क्वायर और n2 हो गया 2 का स्क्वायर। ये मान जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है मैक्सिमम मिनिमम क्यों है। R इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 और आ गया 3/4R आ गया आपका 1 मैक्सिमम और लैम्डा मैक्सिमम आपका आ जाएगा 4/3R। ये देखिए आप। अब इसी तरह मिनिमम का निकालो, मैंने बोला इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो इसकी वेवलेंथ आएगी मिनिमम आ जाएगा R 1/1 का स्क्वायर 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ आपका 0 होता है, तो 1/1 लैम्डा मिनिमम आपका आ जाएगा R के बराबर और लैम्डा मिनिमम बन जाएगा आपका 1/R। अगर आपको यहाँ रेशियो निकालने की मैं पूछता एग्जाम में कि मैक्सिमम और मिनिमम की रेशियो निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आएगा 4/3। तो इस तरह बच्चों आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइमन कब होती है, या किसी भी सेकंड लाइन की वेवलेंथ पूछ सकता है, थर्ड की, फोर्थ की, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम मिनिमम का ज्यादा कंसेप्ट होता है। तो ज्यादा जिसकी एनर्जी डिस्टेंस कम होगा उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम, एनर्जी गैप ज्यादा, वेवलेंथ मिनिमम। इस तरह बाल्मर जो होगी, बाल्मर में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे सेकंड में, हायर से सेकंड में करेंगे। इसी तरह हमने बाल्मर की भी ये पहली वेवलेंथ जो होगी वो कितनी होगी मैक्सिमम और ये कितनी होगी वेवलेंथ मिनिमम। इस तरह हर की आप याद रख सकते हो। पहली होती है लाइमन, दूसरी होती है बाल्मर। अगर थर्ड पर जंप करें तो उसको बोलते हैं पास्चन, अगर फोर्थ पर जंप करें तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट
ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया ब्रैकेट, और ये हो गया आपके पी फंड। अब देखो यहाँ पर अगर इन चारों में कंपेयर करना हो, देखो इसका लाइमन यहां से स्टार्ट होती है, लाइमन का एनर्जी गैप कम है, ये देखो ये वाला, इसका एनर्जी गैप ज्यादा है, देखो सारी ज्यादा है क्योंकि ये गैप ज्यादा है, इसमें गैप घट गया, इसमें गैप घट गया, इसमें गैप घट गया। तो कहने का मतलब कि लाइमन बाल्मर पास्चन में अगर आप चलोगे तो आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी लाइमन की, तो ये लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, इससे इसकी कम होगी तो ये लाई करेगी विजिबल रीजन में, और इनकी एनर्जी जो और कम होगी तो ये लाई करेंगी इंफ्रारेड रीजन में। एक होगा याद करना, एक होगा आपको अंडरस्टैंड करना कि क्यों घट रही है, क्योंकि गैप आपके घट रहे हैं, ये आपको याद है। तो आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा स्टडी कर लेते हैं इसके और क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लो आपको कोई पूछता है कि जैसे सपोज कोई हाइड्रोजन लाइक एटम्स है ऐसे, तो आपको बोलता है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, कोई हाइड्रोजन नहीं है बल्कि हाइड्रोजन लाइक है। तो आपको पूछता है कि अगर ये आपकी ये वाली सीरीज अगर आपकी लाइमन है, तो आपको पूछेगा बाल्मर कहां से स्टार्ट होगी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये लाइनमैन है तो नेचुरली इसके ऊपर से बाल्मर होगी, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर ये लाइनमैन है तो इसके ऊपर वाली जो होगी वही बाल्मर होती है, तो इसलिए बाल्मर यहाँ पर N5 से N4 वाली, अगर ये वो कंडीशन देता है। तो हाइड्रोजन में आपने देखा था कि 1 से लाइनमैन थी, लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन उलझाने की कोशिश करता है तो आपने इसको पकड़ना है कि यहाँ पर लाइनमैन देता है, वहां से बाल्मर उसके ऊपर ऊपर आपने चलते रहना है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा नोट कीजिए। अब एक चीज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक होती है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आया भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करो आपको वो बोर है कि ये आपको एनर्जी लेवल दे रहा है वो बनाकर ऐसे, आपको पूछ रहा है कि ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, तो आपको बोलता है कि n 3 से लेकर 1 तक जो लाइट निकली उसकी वेवलेंथ वो बोल रहा है लैम्डा 1 है, इसकी वेवलेंथ वो बोल रहा है लैम्डा 2 है, और इसकी वेवलेंथ बोल रहा है लैम्डा, इसकी 3 देता है, इसकी 2 देता है, इसकी 1 रख लेते हैं। चलो तो बोल रहा है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों आपको मैंने जैसे बताया कि ये जो है ये देखो ये है बड़ी एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ कि यहाँ की एनर्जी आ गई टोटल, इसके अंदर ये वाला और ये वाला अंदर एनर्जी लेवल है, तो कहने का मतलब कि इसकी एनर्जी अगर मैं E3 रखता हूँ तो वो बराबर आएगा इसकी एनर्जी E2 रखता हूँ प्लस इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बराबर होगी सम करके। और एनर्जी आपको पता है कि किसका होता है Hc बटा लैम्डा 3 बराबर होगा Hc बटा लैम्डा 1 सॉरी 2 और Hc बटा लैम्डा 1, ऐसे ऐसे कट जाएगा, 1 बटा लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 1। तो ये देखिए आप, ये इन तीनों में एक फार्मूला सा बन जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन। तो अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी में लेना चाहते हैं तो लैम्डा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की उल्ट होती है, तो आप इस पर लिख सकते हैं ν3 इज इक्वल टू ν2 प्लस ν1, ये वाला भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम इन ए स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, क्वेश्चन में लिखता हूं ए हाइड्रोजन एटम in a state of binding energy उसकी दी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, makes a transition to a state of
एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन एटम है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी दी है, बाइंडिंग एनर्जी इसकी दी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो ट्रांजिशन करता है, मेक से ट्रांजिशन टू ए स्टेट। वो हाइड्रोजन एटम ट्रांजिट होता है और उसकी एक्साइटेशन एनर्जी भी दी है। जो एक्साइटेशन एनर्जी है डेल्टा ई, वो दिया है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहे हैं आपको कि बताइए कि हाइड्रोजन इनिशियल लेवल पर कहां था, मतलब पहले ओरिजिनल किस लेवल पर था, फिर फाइनली वो किस लेवल पर पहुंचा। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है और दिया है उसने बाइंडिंग एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी दी। तो अब देखो बाइंडिंग एनर्जी दी है उसने, एक्साइटेशन एनर्जी दी है। हमें बताना है कि हाइड्रोजन एटम ने कहां से कहां जंप करना है। तो हमें सबसे पहले इसका बताना पड़ेगा कि इनिशियल N1 कितना है और N2 कहां है। तो आप सबसे पहले यहां पर नोट कीजिए कि आपको पता है कि अगर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब मान लो मुझे इनिशियल पोजीशन बतानी है, तो इसकी मान लो एनर्जी का फार्मूला मेरे पास है। एनर्जी का फार्मूला था -13.6 अपॉन N1²। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नेगेटिव है टोटल एनर्जी की। तो इसका मतलब कि मैं जो बाइंड एनर्जी है इसकी इस टोटल एनर्जी की जगह मैं पुट कर सकता हूं -0.85 इज इक्वल टू -13.6 N1²। तो यहां से अगर मैं N1 निकालूंगा, जैसे N1 निकालूंगा, तो N1 मेरा जो निकलेगा वो निकलेगा 4। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा हाइड्रोजन एटम इस वक्त इनिशियली कहां पर है, N = 4 लेवल पर है। अब देखो, अब हमें एक्साइटेशन एनर्जी जो दी है, एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, वो था 13.6 1/N1² - 1/N2²। तो एक्साइटेशन एनर्जी जब भी दी हो तो आपने याद रखना N1 हमेशा 1 लेना है क्योंकि ग्राउंड स्टेट से लेना है। तो एक्साइटेशन एनर्जी दी है उसने 10.2, इसको लिखो 13.6। तो 1 माइनस, अब N2 निकालना है मुझे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका N2 जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो कहने का मतलब कि ये 2 है। तो कहने वाला हमें पता चला कि ये हाइड्रोजन ने N4 से लेकर N2 पर जंप किया है। अगर इसने यहाँ पर जंप किया है तो जो वेवलेंथ निकली है, जो लाइट निकली है, उसकी वो पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो यहां से आप फिर वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/λ = R(Z²) 1/N2² - 1/4²। इससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाइंड एनर्जी कैसे यूज करना है, एक्साइटेशन एनर्जी यूज कैसे करनी है, इस तरह के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बहुत कर लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछता है कि इस लेसन का। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल इजी होता है। जैसे सपोज को आपको पूछता है कि ये आपकी एनर्जी लेवल्स बनाता है, N = 1, N = 2, N = 3, N = 4। तो आपको पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 से जंप करे, 4th से जंप करे 1 तक, तो कितनी एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइन निकल सकती है। तो आपने याद रखना, पहले 4 से गिराना है 3 पर, 1 पर, फिर 3 से पहले 1, इसका 4 कहीं कर दो पहले, ताकि आपको इजी रहेगा। वैसे 4 से क्या पॉसिबिलिटी है, 4 से 1 पर आ सकता है, 4 से 2 पर आ सकता है, 4 से 3 पर आ सकता है, 3 से शुरू करो, 3 से 1 पर आ सकता है, 3 से 2 पर आ सकता है, फिर आप 2 से करो, 2 से 1, तो कितनी होगी स्पेक्ट्रल लाइन, 1 2 3 4 5 6। तो आपने लिखना है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होगी वो 6 होंगी। इसको अगर हम डायरेक्ट फार्मूले से यूज करें, नंबर ऑफ
स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला भी है कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू। अगर अब ये यूज करें, n हो गया, कहाँ से वो जंप करेंगे, जैसे 6 से जंप किया इसने तो n माइनस वन कितना आ गया, 5 छोटा 2, तो ये आ गया आपकी 15। सॉरी, ये 4 से किया इसने जंप, 4 रखा यहाँ पर n इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 बाई 2, ये कट जाएगा 6। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपकी यहाँ पर निकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हाउ टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बच्चों यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया, लास्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये आपका एटम है, जैसे सपोज ये एटम है, और यहां से आपका जो फोटॉन है वो जब बाहर निकला, मान लो फोटॉन जब बाहर निकला, जैसे अभी आपने देखा स्पेक्ट्रल लाइन से ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करता है नीचे, तो फोटॉन बाहर निकलता है। तो जब वो फोटॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर, जैसे हमने रिकॉइल ऑफ गन में पढ़ा था कि अगर ये फोटॉन इधर जाएगा तो कंजर्वेशन करने के लिए हमें ये वाला जो एटम होगा जो पीछे भागेगा, ताकि टू कंजर्व द मोमेंटम। वो देखिए फार्मूला दोबारा से देखते हैं कि मान लो कि ये एटम है, ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब इसका मोमेंटम 0 है। अब जब इसके बीच में से फोटॉन बाहर निकलेगा, तो मान लो फोटॉन इधर निकला तो फोटॉन का मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा। तो ये जो एटम बचेगा, ये एटम इस तरफ भागेगा पीछे, ताकि 0 करने के लिए मोमेंटम को। तो इसका मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द एटम। तो कई बार में ये क्वेश्चन आता है कि भाई हाँ जी इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है, मान लो कि यहाँ से यहाँ फोटॉन ने जंप किया, इस जैसे n फाइनल से लेकर इस स्टेज पर, n इनिशियल स्टेज पर, यहाँ से फोटॉन ने जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो बताइए कि वो जो एटम की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने यहीं से कुछ भी नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी को इसके बाद पुट कर दो h बाई लैम्डा, और यहाँ से h इंटू लिख दो 1 बाई लैम्डा, और h इंटू 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा r z स्क्वायर 1 बाई n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 बाई n फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ से आप वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हो, m को नीचे ले जाओ और आपकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ एटम निकल सकता है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉइल वेलोसिटी। इस तरह बच्चों इसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन आता है, रेडियस का, वेलोसिटी का, टोटल एनर्जी का, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कई बार आपको जर्नल से क्वेश्चन होते हैं सिंपल से, आप लॉजिक सिर्फ याद रखिए। देखो मान लो ये मेरे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें आपको पता है कि n इज इक्वल टू 1 पे टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पूछता है कि इस ऑर्बिट के ऊपर बताओ जी किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो किनेटिक एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि वो होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पूछूंगा किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आपने इसका टोटल का नेगेटिव कर देना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज नोट करने की, किनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है और वो डायरेक्टिव इक्वेशन टू एटॉमिक नंबर होती है, इनवर्स इक्वेशन टू n स्क्वायर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपको याद रखनी है ऐसे कि वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो मतलब इसको 2 टाइम्स करोगे टोटल एनर्जी को, तो ये आएगा 13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये फार्मूले नोट करने हैं। पोटेंशियल अगर आपको बोले किसी भी ऑर्बिट पर बताओ जी किनेटिक एनर्जी किसकी है, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए। टोटल एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, चाहे वो हाइड्रोजन एटम हो चाहे हाइड्रोजन लाइक हो,
और उस ऑर्बिट पर किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। तो बच्चों एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं इसको रिवाइज कर शार्ट में कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो आपने देखा कि एनर्जी के, स्पेक्ट्रल लाइंस के और रिकॉयल वेलोसिटी निकालना आती है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। है तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है बच्चों के लिए। तो होप्स इस वीडियो से आपको कुछ हद तक राहत मिली होगी और कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो मुझे इनकरेज कीजिए कमेंट्स के थ्रू, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूक्लियाई का जो बनाऊँ उसमें और क्या मॉडिफिकेशन आप चाहते हो। टिल देन जय हिंद जय भारत।